हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जो है इलेक्ट्रोलिसिस, उसके पार्ट ए की थ्योरी हमने स्टार्ट की हुई है और उसके रिलेटेड 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर मैं जो बाकी की थ्योरी है पार्ट ए की, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन देखिए, शुरू करने से पहले आपका काम क्या है? आपका सिर्फ यही काम है कि नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, पहले तो उसको क्लिक कर लेना। साथ में एक लाइक बटन होगा, उसको भी अच्छे से क्लिक कर देना। वो इसलिए ताकि लोगों को पता लगे कि भाई वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। देखिए, पहले तो बात समझे कि डिसोसिएशन का यहां पे मतलब क्या होता है। आप भी जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है और उस आयनिक कंपाउंड को अगर मैं एक्वा स्टेट के अंदर लेता हूं या उसको मोल्टन स्टेट के अंदर लेता हूं तो क्या होता है, वो टूट के आयंस बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जब हम उसको एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं या उसको मोल्टन स्टेट में लिया जाता है, तो जब उनके आयंस बनते हैं और आयंस बनने के बाद जब उसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लगाकर करंट को पास करते हैं, तो यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब इन सभी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को कि एक्चुअली में अंदर कौन से आयंस बनते हैं, को मतलब कितने कितने टाइप्स के आयंस बनते हैं, कौन से किस इलेक्ट्रोड में जाता है, कौन किस इलेक्ट्रोड में, ये सब के सब ना एक्चुअली एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बताया जाएगा। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस थ्योरी को हम आयनिक थ्योरी भी कहते हैं और ये आयनिक थ्योरी हमें दिया गया है स्वांते अर्हेनियस के द्वारा इन 1887। अब इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स हैं ये हम देखिए ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस हमने अब पॉइंट बाय पॉइंट इसको टिक करना है कि हाँ, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। तो बहुत ईजी है यार, 2 मिनट में खत्म करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है। देखिए, कहता है एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट इनटू फ्री मोबाइल आयंस। हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि नहीं किया, आप भी अच्छी तरह जानते हो। मान लेते हैं कि मेरे पास पानी है, पानी में मैं नमक जो कि NaCl डाल देता हूं अगर, तो आपको पता है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। और इसमें समझने वाली बात सिर्फ ये है कि हमारे पास 2 तरह के आयंस बनते हैं, एक बनता है पॉजिटिव और एक बनता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं उनको कैटायन कहा गया है और जो नेगेटिव वाले आयंस होते हैं उनको एनायंस कहा जाता है। आपको सिर्फ यही बात समझनी है और उसके बाद ये बात अलग से समझनी है कि जब इन 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज करके इसमें से हम करंट पास करने की कोशिश करते हैं, तो यही वो आयंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट। और यही बात देखो फर्स्ट पॉइंट में आपकी लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। कहते हैं ऑल आयंस कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सॉल्यूशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके बारे में। जितने भी आयंस यहां पे होते हैं वो सबके सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो जैसे कि वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ करंट, इन द सेम वे आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द और आयंस कैन बी कंसिडर एज द कैरियर ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है वायर के अंदर करंट को मूव कराने में, उसी तरह यहां पे आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है बेटा? तीसरे पॉइंट में कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। अब ये बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूं। देखिए बेटा, कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जब उनका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाएगा या उसको मोल्टन स्टेट के अंदर लिया जाएगा तो उसमें बहुत सारे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्रिएट होंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड है। अब मैं आपको एसिटिक एसिड का एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी मैं क्या बोलना चाहता हूं यहां पे। अब एसिटिक एसिड होता है बेटा CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं और अगर मैं इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करूं तो कुल मिला के 4 हाइड्रोजन इसके अंदर है। जैसे आ गया H3 और ये एक H, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। हमें ऐसा लगता है कि जब इसको एक्वा सॉल्यूशन में लिया जाएगा ना, तो ये 4 के 4 हाइड्रोजन ना इससे टूट जाएंगे और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, तो हमें ऐसा फील होता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी हम इसको आयनाइज करते हैं तो एक्चुअली में पता कैसे टूटता है? ये एक्चुअली में टूटता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। मतलब ये कि इसमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो टूट के हमारा H पॉजिटिव बनता है और बाकी सारा का सारा आपका नेगेटिव आयन होता है। और एक बात और बता दूं,
अगर मान लीजिए मैं 100 ऐसे मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं अपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो हो सकता है सिर्फ 20 से लेके 25 मतलब 20 to 25 हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो टूट के इस तरह से आयन बने होंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द 75 जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो टूटते ही नहीं है, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही उसी इलेक्ट्रोलाइट में रहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि तुमने कितना मॉलिक्यूल्स डाला है उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर और उनमें से कितने टूटकर आयंस बन गए हैं, उससे मेरे आयंस की कंसंट्रेशन चेक की जाती है सॉल्यूशन के अंदर। इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया हुआ है। तो जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसमें ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और इजीली आसानी से पास हो सकती है, क्योंकि आयंस ही अल्टीमेट मतलब जरिया है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अगर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, अगर कम आयंस होंगे तो कम आपकी कंडक्टिविटी होगी। और यही इस पॉइंट का असली मतलब है। आगे देखिए कहता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम, एक वर्ड है यहां पे बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम। कहता है कि अगर जितने हमारे पास पॉजिटिव हैं अगर उतने ही हमारे पास नेगेटिव हो जाएं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम। मतलब जितने हमारे पास पॉजिटिव आयन है उतने ही हमारे पास अगर नेगेटिव आयन हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए NaCl। अब NaCl को जब आप तोड़ते हो तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, और जितने Na पॉजिटिव होंगे उतने Cl नेगेटिव होंगे, इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास होगा। बात समझ में आई यहां पे क्या बोलने का मतलब है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक ज्यादा या एक कम होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक अनइक्विलिब्रियम की कंडीशन उसको मानी जाती है। यहां तक ये 4 पॉइंट तो समझ में आगे होंगे। आगे चलते हैं। 5th पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या था। इलेक्ट्रोलाइट वो जो आपका आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो जो डिसोसिएट नहीं होता। तो यही बात यहां पे लिखी गई है। कहते हैं इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सच एज शुगर का सॉल्यूशन, बेंजीन एक्सेट्रा, देयर इज नो आयनाइजेशन, मतलब वो आपके आयंस में टूटते ही नहीं है, एंड देयरफॉर ओनली मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं ही नहीं, तो कंडक्टिविटी इनमें टेक प्लेस नहीं करेगी। एंड लास्ट पॉइंट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट और ब्रेकअप इनटू आयंस। मैं आपको ऑलरेडी यहां पे बता चुका हूं बेटा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड करने का मैंने तरीका भी आपको बताया था। क्या मतलब होता है, डिनोमिनेटर में लिखो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आपने यूज किए, और न्यूमरेटर में लिखोगे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके डिसोसिएट हो गए आयंस के अंदर। ठीक है ना, जितनी छोटी वैल्यू होगी, जितना छोटा आपका वैल्यू होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, उतनी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, अदरवाइज ज्यादा होगी। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में फॉर्मूला दिखा के आपको समझाया हुआ है, तो काइंडली उसको जरूर देखें और समझे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है। तो बेसिकली यार जितना भी हमने पढ़ा है ना, उस सबका जो क्रक्स पॉइंट है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि आज हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। जितना भी अब तक पढ़ा ना, सब कुछ आज मान लो एक तरह से रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम अब हमने स्टडी करना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन अर्हेनियस एंड मॉडर्न कंसेप्ट। देखिए अर्हेनियस ने ये जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, ऑफ कोर्स आज की डेट में भी वो चलता है, लेकिन अर्हेनियस के द्वारा एक कॉन्सेप्ट जो था वो उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है हमारे मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर। और वो क्या है, देखिए अर्हेनियस ने ये कहा कि एक्चुअली में जब हमारे पास कोई भी एक आयनिक कंपाउंड होता है, जब वो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, मतलब क्या कि जब मैं उस कंपाउंड को किसी पानी के अंदर डालूंगा तभी जाकर वो आयंस में टूटते हैं। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, मॉडर्न कंसेप्ट एक्चुअली में ये बोलता है कि जब हमारे पास ये जो आयंस होते हैं ना, जैसे मतलब कोई मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड है, जैसे अब आयनिक कंपाउंड में आ जाता है NaCl, वो ये कहता कि एक्चुअली में Na अपने आप में एक पॉजिटिव आयन है और Cl अपने आप में एक नेगेटिव आयन है, और क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इनके बीच में एक्ट होती है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये मतलब अर्हेनियस कहता है कि ये पहले से आयन नहीं होते, पानी में डालेंगे तो आयंस बनेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है ये पहले से ही आयंस होते हैं। इन आयंस, चाहे ये सॉलिड स्टेट के अंदर, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट के अंदर है, लेकिन ये होते पहले से आयंस है, लेकिन ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में फोर्स एक्ट करती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, बाउंड होके एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे हम इसके अंदर पानी डालते हैं, पानी क्या करता है, देखो पानी पता क्या, पानी बड़ी तेज चीज होती है। देखो ध्यान से, हमें पता है H2O होता ना, ये है बेटा।
अब इसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बन जाता है बेटा स्लाइटली नेगेटिव, ये दोनों हो जाते हैं बेटा स्लाइटली पॉजिटिव। ये जो ऑक्सीजन है ना, कई सारे ऐसे ऑक्सीजन इस Na से मिलकर इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, और ऐसे कई सारे हाइड्रोजन Cl से मिलकर उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो क्या मतलब है उसका, ये देखिए, एक्चुअली में जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या करते हैं, इस Na को अलग खींच लेते हैं और मेरे जो Cl है उसको अलग खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑक्सीजन है H2O के अंदर वो है नेगेटिवली चार्ज, वो इस सोडियम के पास जाता है, सोडियम के हर अराउंड ना अपने आप को अटैच कर लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्लोरीन की तरफ जाके उसके अराउंड बनकर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो डिफरेंट आयंस बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि Na और Cl दोनों मिलकर इनिशियल स्टेट के अंदर या सॉलिड स्टेट के अंदर पहले ही आयन फॉर्म के अंदर है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे मैं पानी में इसको डुबाऊंगा तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जैसे सोडियम है पॉजिटिव चार्ज, तो उसके अराउंड ऑक्सीजन 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 लग जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, इसके अराउंड हाइड्रोजन 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 लग जाएगा, और दोनों जो है एक दूसरे से उनकी वजह से अलग हो जाते हैं, और इससे बनता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इनिशियली भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, बट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से साथ थे, वो बॉन्ड वीक कर दिया मेरे पानी के मॉलिक्यूल्स ने, जिसकी वजह से वो दोनों अब अलग अलग इंडिविजुअल आयंस आपके बन चुके हैं। तो ये है बेटा बेसिकली डिफरेंस बिटवीन अर्हेनियस एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बीच की बात। अब हम बात करेंगे बेटा कंडक्शन इन कंपाउंड्स। यार हमने पता नहीं कितनी बार ये पढ़ लिया है, एक बार जल्दी से फिर देख लो। कोई भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करते हो तो आपको पता है कि उस कंपाउंड के अंदर हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, जैसे NaCl। Na और Cl क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी वजह से वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर इंटैक्ट होकर ये आपस में रहते हैं। आई होप बेटा ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को मेल्ट करते हैं या उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो आयंस के बीच का है, या तो वो टूट जाएगा या वीकन हो जाएगा, बेसिकली तोड़ना ही होता है हमें, तो वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे को आयंस मिल जाते हैं, और जब हमें एक बार आयंस मिल गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में फिर वो हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो बात हमने करी है, ये तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करी है। व्हाट अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड्स? एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूं तो सिर्फ वही आपके आयनाइज होंगे जो कि पोलर नेचर के अंदर होते हैं। आप बोलेंगे सर अब ये क्या नई चीज बता दी? देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई नई चीज नहीं बताता मैं आपको। देखिए, अगर मैं HCl की आज मैं एक बात कर रहा हूं, HCl क्लोरीन जो है वो ये कैसे बना है? ऑब्वियस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब होता है कि क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किए हैं उसको अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का सा खिसक जाएंगे क्लोरीन की तरफ, इस वजह से क्लोरीन बन जाता है स्लाइटली नेगेटिव और यहां बन जाता है स्लाइटली पॉजिटिव। देखो जब तक सेंटर में है ना तो बैलेंस चार्जेज है, अगर मैं चार्जेस को हल्का सा इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर आने की वजह से वो मतलब स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह के कंपाउंड को पोलर कंपाउंड कहा जाता है। अब बस कुछ नहीं करना, पानी में डालो, तो जैसे आप इसको पानी में डालोगे, देखो ये बन गया आपका पानी H2O, है ना। जैसे ही पानी में डालोगे क्या होगा, ये जो है ना, ये देखिए ऑक्सीजन, ये आपका H है, ये आपका H हो गया बेटा, ये स्लाइटली नेगेटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है ना जो स्लाइटली नेगेटिव है, वो एक्चुअली में इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन, बिल्कुल हाइड्रोनियम आयन जो है वो आपका क्रिएट होता है, और साथ में क्रिएट हो जाएगा क्लोरीन का नेगेटिव आयन। अब आपको पता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर और ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को न्यूट्रल कर सकते हैं, और यही इलेक्ट्रोलिसिस में होता भी है।
ठीक है ना। इसमें जो हमारे नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं और अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं। और कुछ ऐसे, जैसे खासतौर पर हाइड्रोजन की बात करें, अगर मेटल्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के सरफेस पे ही वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके स्टडी कर लेंगे, बट बेसिकली आप आई थिंक बात समझ गए होंगे। लेकिन अगर मान लो ये स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव नहीं होता, तो पानी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी हाइड्रोजन को अपनी तरफ ऐसे खींच सके, तो ये नहीं हो पाता। ये सिर्फ हो इसलिए पाया है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींच लिया था, ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव बन गया। इस ऑक्सीजन में तो स्लाइटली नेगेटिव था ही, इस नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच के क्लोरीन से उसको अलग कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करता है अगर एक कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो याद रखें, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर सिर्फ जो पोलर नेचर का है वही आपका आयनाइज हो सकता है, नॉन पोलर वाला आयनाइज नहीं होने वाला। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के। काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप बेटा इन सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है, देखो हमें ये सब पढ़ा हुआ है, मैं बार बार बोलता हूं ये सब पढ़ा हुआ है। देखिए, जब हम अपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अपने करंट को पास करते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज आयंस जिनको कैटायंस कहा जाता है वो किस तरफ माइग्रेट करेंगे, किस तरफ जाएंगे? ऑब्वियस कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज है। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं जिनको एनायंस कहा जाता है वो जाएगा सीधा एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि एनोड मेरा पॉजिटिव चार्ज है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द एनोड। आपको पता ना बेटा एनोड क्या है? एनोड इज अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड इज अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। कैथोड का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डालना, एनोड का काम होता है उस इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींचना, क्योंकि एनोड है पॉजिटिव, कैथोड है हमारा नेगेटिव। तो ये क्या बोल रहा है? ये कहता है कि एनोड जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, कैथोड उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को नीचे डालता जाएगा, ताकि एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आपकी चलती जाए, कंडक्शन जो है वो टेक प्लेस करती जाए। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सभी के सभी इलेक्ट्रोड के सरफेस पे ही जमना या इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। खास तौर पे हमने ये देखा है कि मेटल्स और जो हाइड्रोजन्स होते हैं, अब देखो मेटल जो मतलब बेसिकली Na पॉजिटिव होता है वो कहां जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड की तरफ जाके वहां से इलेक्ट्रॉन को लेता है और न्यूट्रलाइज होकर उसी के ऊपर ही जमना शुरू कर देता है। तो वही बात यहां पे बता रहा है, कहता है जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का are formed at the anode and cathode itself, since the exchange of electron take place only at the surface of the electrode। ठीक है, ये मेरा पॉइंट नंबर 3 हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ओनली हाइड्रोजन गैस एंड मेटल्स आर लिबरेटेड एट द कैथोड। क्योंकि कैथोड वैसे तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उस तरफ आते कौन से एलिमेंट्स है जो कि पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स है? नेगेटिव है ना, पॉजिटिव वाली तरफ आएंगे, इसलिए उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, और उसी तरह आप कह सकते हो नॉन मेटल्स के लिए जितने भी आपके नॉन मेटल्स है वो एक्चुअली एनोड में लिबरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, नॉन मेटल्स होते जो आयंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो सारे के सारे जाते हैं एनोड की तरफ और वहां जाके जमना शुरू हो जाते हैं और उनको कहा गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखो यार यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी, पक्का ना? आगे ना? गुड। अब हम बात करेंगे 6th पॉइंट की। अच्छा, ये याद रखना, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या मतलब है इसका? हमने अभी क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो भी प्रोडक्ट आपका बनेगा वो एनोड और कैथोड के ऊपर ही चिपका मिलेगा आपको। बात सही है कि नहीं है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये बोलता कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके ऊपर चिपका होता है, उसका जो मास है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मेरे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। कहता अगर तुम ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो ज्यादा अमाउंट में जो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं ये उस इलेक्ट्रोड में चिपकना शुरू हो जाएंगे, मतलब उनका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां लिखा है द मास ऑफ ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, और इसे कहा गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो याद रखना, जो भी सब्सटेंस एनोड या कैथोड के ऊपर इकट्ठा होता है उसका मास इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना अमाउंट ऑफ जो करंट है उसमें से आपका पास हुआ है।
आई होप यार ये अच्छी तरह आप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के तरफ जा रहे हैं हम, वो है हमारा ये कहता है ये जो प्रोसेस है ना इलेक्ट्रोलिसिस का, एक्चुअली में वो रिडॉक्स रिएक्शन से ही भरा पड़ा है। एक्चुअली वो है ही रिडॉक्स रिएक्शन। अनावडी में रिडॉक्स रिएक्शन देखिए, अब आपने इसको अच्छे से और ठंडे दिमाग से समझना ये है क्या चीज। सबसे पहले आपको बता देता हूं, जैसे मान ली NaCl है, मैंने इसका एक्वस सोल्यूशन लिया, एक्वस सोल्यूशन करके मैंने क्या कर दिया बेटा, यहां से इसको डिसोसिएट कर दिया, ये बन गया मेरा Na पॉजिटिव और साथ में बन गया बेटा Cl नेगेटिव। अब देखिए बेटा ये मेरा Na पॉजिटिव है, प्लीज ध्यान समझना क्या है मेरा Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, ठीक है। तो एक काम करता हूं, यहां मैं पहले लिख देता हूं कैथोड। अब देखते हैं कैथोड में एक्चुअली हो क्या रहा है। कैथोड में Na जो पॉजिटिव है वो एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉन को करता है गेन, और बेटा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो रिडक्शन कहते हैं, और इसी को गेन करके बन जाता है Na, और इसी को कहा गया रिडक्शन। क्या कहा, रिडक्शन। तो मतलब ये है कि रिडक्शन प्रोसेस के लिए कैथोड जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मतलब ये कह लो कि अगर आप किसी मेटल की रिडक्शन करना चाहते हो तो कैथोड जो है वो उनकी हेल्प करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर ना भाई तू अपना कर ले, ठीक है। अच्छा यही बात अगर मैं एनोड के बारे में बात करूं, एनोड क्या करता है, एनोड जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन तो नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव करेगा वो अपने में से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किसको दे देगा, एनोड को दे देगा। अब क्लोरीन के अंदर हुई है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहां पे आ गया क्लोरीन और यहां पे आ गया बेटा ऑक्सीडेशन। क्या आ गया, ऑक्सीडेशन आ गया। आई होप ये तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन बेटा कभी आपने क्लोरीन को ऐसे देखा है, कभी Cl कभी एग्जिस्ट देखा है, नहीं ना। तो Cl क्या करता है, वो अपने ही एक Cl के साथ, अपने Cl के साथ मिलकर एक्चुअली में मॉलिक्यूल क्रिएट करता है जो कि होता है Cl2। तो बेटा फाइनली अगर आप इसको पूरे को देखो तो क्या बन रहा है मेरे पास, तो मेरे को यह मिलता है कि 2 NaCl जो है ये एक्चुअली में ओवरऑल रिएक्शन बता रहा हूं, ये आपको बनाएंगे 2 Na के आपको एटम मिल जाएंगे, प्लस आपको Cl2 जो है वो जनरेट हो जाता है। तो ये मेरा क्या है, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आया बेटा क्या हुआ, ठीक है। NaCl, Na और Cl2 है ना यहाँ पे, तो बैलेंस करने के लिए 2 और 2 कर दिया, तो ये फाइनल बेटा मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन आ गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। तो ये है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। याद रखना कैथोड में वहां पर क्या होती है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव जाता है उसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेचारा उनका वहां पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। आई होप यार ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बात करी है, ठीक है। चलिए अब मेरा रह गया 8वां पॉइंट, और ये एक तरह से आखिरी पॉइंट है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बातें हो रहा है फिर खत्म हो जाएगा। देखिए 8वां पॉइंट क्या कहता है कि देखो जब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमेशा डीसी करंट का इस्तेमाल होता है, एसी करंट का इस्तेमाल नहीं होता। अब मन में आता क्यों नहीं हो सकता, तो उसके लिए पहले देखो कि एसी डीसी है क्या। डीसी में देखो जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, लेकिन एसी में क्या होता है कि हाफ इंटरवल के लिए मान लो क्लॉकवाइज करंट गया, हाफ इंटरवल के लिए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इनकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है। अब देखो खुद सोच के देखो, अगर एसी करंट को मैं 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में पास करूंगा तो आयंस जो हैं पहले इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। यार वो किसी इलेक्ट्रोड में पहुंचकर इलेक्ट्रॉन देना और वहां पे जमना, ये कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो एसी करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ना बीच में ऐसे ऐसे पागलों तरह भागते रहते हैं। और दूसरी बात, हमारे घर में जो एसी करंट है उसका 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में आयंस जो है 50 बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करेंगे। तो किसी इलेक्ट्रोड के पास जाकर कब अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा या लेगा और कब न्यूट्रल बनेगा, टाइम नहीं है। डीसी ठीक है भाई, डीसी क्या है, करंट एक ही डायरेक्शन में घुमाता है और ऑटोमेटिकली सारे जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव की तरफ, जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए अब आपको लेके जाता हूं बेटा आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए बेटा हमने बात करनी है इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन की, जिसको मैं पता नहीं कितनी बार आपको बता दिया हुआ, टॉपिक्स दिए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि पहले आप एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड लीजिए, उसको किसी मोल्टन स्टेट में या एक्वा सोल्यूशन में करिए, और जब आप उसको करेंगे तो वो आयंस में टूट जाएगा और वो आयंस जो हैं वो कंडक्टिविटी में हेल्प करेंगे, और यही इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन है। चलिए देखिए क्या बोलता है, द प्रोसेस ड्यू टू विच एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू आयंस इन द फ्यूज स्टेट और इन द एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। अब बेटा देखो इसके रिलेटेड देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए
हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं। देखिए सीधी सी बात है, जब तक हम उसको किसी मोल्टन स्टेट में या हम उसको एक्वस सोल्यूशन में नहीं लेते तो इनिशियली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिनकी वजह से वो इंटैक्ट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास रहते हैं। पहला पॉइंट खत्म हुआ। दूसरे पॉइंट के अंदर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर मैं उसको एक्वस सोल्यूशन में ले लूंगा तो क्या होगा, जैसे वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको पता है ना, ऑक्सीजन का नेगेटिव और H के पॉजिटिव। ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो मेरे हाइड्रोजन को पकड़े नहीं, जो पानी का ऑक्सीजन है वो मेरे Na पॉजिटिव को पकड़ेगा, अलग कर देगा, और वही पानी का जो H पॉजिटिव है वो Cl के साथ लगकर उसको अलग कर देगा और आयंस को क्रिएट कर देगा, जो कंडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। और तीसरा पॉइंट, अगर मान लो उसको मोल्टन स्टेट में लेके आ जाए। अब मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे ना उस पर्टिकुलर जो कंपाउंड है उसको मेल्ट करना। और जब इतना हाई टेम्परेचर आप देते हो तो जो बॉन्ड्स होते हैं इन दोनों के बीच में वो वीकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे फिर से आपको मोबाइल आयंस क्रिएट हो जाते हैं और फिर वो कंडक्शन में हमारी हेल्प हो सकती है। इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जब भी हम कंपाउंड्स यूज करते हैं या तो एक्वस स्टेट के अंदर यूज करते हैं या तो उसको मोल्टन स्टेट में यूज किया जाता है। और यही सारी कहानी है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन को लेकर। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है बेटा आयनाइजेशन। ये जो टर्म यूज किया गया है, ये हमारा टर्म यूज किया है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, और खासतौर पे वो जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। देखो भाई, मैं आपको अच्छी तरह ये बात सब कुछ बता चुका हूं कि एक्चुअली में पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं और क्यों और किस तरीके से सब टेक प्लेस करता है। और अगर नहीं आया तो अभी मैं एक दो एग्जाम्पल देके आपको वो समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। कहता है वो प्रोसेस बाय विच अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कभी नहीं करता, मैं बता चुका हूं क्यों। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं आयंस के अंदर इन वाटर सॉल्यूशन, इज कॉल्ड द आयनाइजेशन। ठीक है, डिसोसिएशन आयनाइजेशन में मतलब प्लीज समझ आना यार कि डिसोसिएशन जो है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए है, आयनाइजेशन जो वर्ड यूज किया जाता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए किया जाता है। बस ये बात ध्यान रखना, बाकी तो देखिए आसानी है। अब एग्जाम्पल देखो यार, मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, चलो एक बार फिर से आपको दे देता हूं। क्या होता है बेटा, HCl होता है, Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से स्लाइटली नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा आपका। और जैसे ही आप इसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन किसके, ऑक्सीजन आई एम टॉकिंग अबाउट पानी के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आओगे, यहां पे आएगा H पॉजिटिव और यहां पे भी आएगा H पॉजिटिव, है ना। तो क्या करेगा बेटा, ये यहां के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। हाइड्रोजन को खींचने की वजह से ये बनाएगा बेटा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव। बस उसके बाद तो इनकी मूवमेंट्स टेक प्लेस करती है, इलेक्ट्रॉन को देता है, लेता है, और सब कुछ बन जाता है। ठीक है, तो याद रखें, जब भी हमारा H पॉजिटिव आयन हमारे ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करता है, ये हाइड्रोनियम आयन है आपका। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आयनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आया तो भाई सिंपल सी बात है, डिफरेंसेस देख लो और समझ जाओ बेटा ये दोनों में से क्या मतलब होता है। तो ये रहा बेटा आपका डिफरेंस। अब हमने करना है कंपैरिजन आयनाइजेशन का और डिसोसिएशन का। देखिए ये रहा आपका डिफरेंस। पहले में चलते हैं, कहता है formation of positive or negative charge ions from molecules which are not initially in the ionic state। पहले से आयनिक स्टेट में नहीं है, मतलब ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहां क्या बात हो रही है कि भाई यहां पे आयंस की सेपरेशन होती है उन आयंस की जो पहले से ही थे, बस पानी में डाल के हमने उनको अलग किया है या मेल्ट करके उनको अलग किया है, बस पहले से आयंस थे। यहां पे पहले से आयंस नहीं थे। हाँ, पोलर कोवलेंट कंपाउंड था, स्लाइटली पॉजिटिव, ये सब पता है आपको यार। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, पोलर कोवलेंट कंपाउंड शो आयनाइजेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है वो शो करते हैं डिसोसिएशन। एग्जांपल यार आप अच्छी तरह जानते हो, HCl पानी मिला दो तो H पॉजिटिव, वैसे H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन को रिप्लेसेबल है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस Cl नेगेटिव। और यहाँ पे बेटा KCl जो है वो आपका बन गया K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आई होप आपको फाइनली अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आयनाइजेशन और डिसोसिएशन क्या होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमारी इलेक्ट्रोलिसिस का जो पार्ट ए है उसके रिलेटेड की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।